हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज आपकी ये जो क्लास है ये मैराथन क्लास है और ये आपकी ईवीएस की मैराथन है, ठीक है। और इसके पहले हमने आपको सीडीपी की मैराथन एक दी है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। 1 घंटे की भी आपकी मैराथन थी। उसके बाद अभी हम आगे मैराथन चलाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। और देखिए, यहाँ पर मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगी। और मैं आपको हमेशा यही प्रीफर करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करें और आप वहाँ से ही मैराथन को देखें जहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उस मैराथन में उलझे जहाँ पर आपको 6 घंटे 7 घंटे की मैराथन चलाई जाए और जिसमें आपको सिर्फ 60 से 70 क्वेश्चन ही दिया जाए। तो आप इससे अच्छा है कि जहाँ पर आपको 1 घंटे में 60 से 70 क्वेश्चन मिले, आप वहाँ पर मैराथन करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हम कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं हम सभी लोग। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से आपका जो ईवीएस होता है वो 61 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन 1 है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, 2 है पोर्टफोलियो, 3 है क्रम निर्धारण मापनी, 4 है वर्णन अभिलेख। तो यहाँ पर हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, अगर आप ये मैराथन देख रहे हैं तो आप एक पेन और कॉपी लेकर देखिएगा, बिना पेन कॉपी के मत देखिएगा, क्योंकि पेन कॉपी आपके पास रहेगी, वहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन कराऊंगी आप उसका आंसर देंगे और क्वेश्चन के आगे उसका आंसर लिखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 61 का अगर आपने ABC में से कोई भी दे दिया है, ठीक है, तो अगर मैं जो आंसर बताऊंगी अगर आपका आंसर सही होता है तो यहाँ पर सही टिक करिए, सही नहीं होता है गलत होता है तो गलत टिक करिए। उसके बाद लास्ट में आप काउंट करेंगे कि जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं उसमें से आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने सही उत्तर दे दिया होगा। तो आइए हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, सॉरी 61 है, उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 62 में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। देखिए, पूछा क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पॉजिटिव के पास पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा निगेटिव आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसे ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। इन चारों में से ऐसा क्या है जो बच्चों के आकलन के लिए दूर करना चाहिए आपको। तो ऑप्शन 1 है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ऑप्शन 2 है बच्चों के उत्तरों की सही या गलत में आंकना, ऑप्शन 3 है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ऑप्शन 4 है आकलन के संकेतकों का उपयोग। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो 62 है यहाँ पर ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, ये शायद जो बोर्ड ने है उसको ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे ही क्वेश्चन हमें सही लग रहे हैं, क्योंकि बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों का सही गलत में आंकना, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में था आपका, तो यहाँ पे जो उत्तर है वो क्लियर नहीं हो पाया है। शायद यहाँ पर आयोग ने सबको इस क्वेश्चन के लिए बराबर बराबर नंबर दिए होंगे। चलिए 63 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चे को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, अब यह क्रियाकलाप बच्चा कर रहा है तो अर्थपूर्ण क्या सीखने को मिलेगा। तो यदि शिक्षक क्या करेगा, तो ऑप्शन 1 है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 2 है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 3 है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 4 है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा इसका।
तो चलिए इसका उत्तर जो हमारा सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखिए कहीं पर आपका जैसे कोई चीज़ बच्चे को दिया जाए सीखने के लिए, ठीक है, तो अगर उसमें आपका क्या आएगा, अवलोकन आ गया, अनुभव हो गया, अनुभव साझा करना हो गया, उस पर चर्चा करना हो गया, तो ये बच्चे क्या होते हैं, ग्रुपिंग में काम करते हैं जब, ठीक है, तो वह अपने अनुभव को साझा करते हैं और अवलोकन करते हैं। जैसे इसी पे सेम आपका क्वेश्चन आता है कि वो अंकुरण वाला जो क्वेश्चन होता है, हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था, ये आपके सीडीपी में आता है। तो बच्चे को क्या करते हैं कि अगर बच्चे को हम क्या करते हैं, कोई अनाज का दाना देते हैं, तो वहाँ पे आपको देखिएगा अंकुरण वाला ये क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जाकर देखिएगा। तो वहाँ पर भी बच्चा क्या करता है, आकलन करता है और अनुभव अपना एक दूसरे को साझा करता है, इस तरीके से है। तो कभी भी बच्चा सबसे ज़्यादा हम उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्ट्रांग मानेंगे जहाँ पर अवलोकन अनुभव साझा करना हो और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 63 के बाद 64। 64 में देखिए क्या पूछा है, अब यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। देखिए नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न से कौन सा दूसरों से भिन्न है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा आप सभी बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉलम भी दिया गया है, सॉरी ये 65 का है, ये बस इसी में से बताना है, बताइएगा आप सभी। 64 का देखिए, तो यहाँ पर 64 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए जो कछुआ है ये भी आपका पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है, घड़ियाल भी आपका पानी में रहता है, लेकिन कौवा जो आपका ये उड़ता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर कॉलम आपको मिलाना है, तो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी हमने आपको पढ़ा दिया है, 1 2 3 तक आप जो एनसीईआरटी है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिलान करना है, तो हम मिलान को हटा देते हैं, आप इस तरीके से मिलान करिएगा। चलिए ये आपके शहर है, राज्य है और अत्यधिक वहाँ का जो भोजन है, तो अत्यधिक पसंद का भोजन, ठीक है। ऑप्शन 1 है हांगकांग, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है कश्मीर, ऑप्शन 4 है गोवा। तो आप सभी यहाँ पर ऑप्शन को मिलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका किस में मिलान होगा। कॉलम ए और कॉलम 2 का आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा उत्तर क्या होगा, आप सभी एक बार मिला लीजिएगा और यहाँ पर उत्तर नीचे देख लीजिएगा कि ऑप्शन 1 क्या है कि ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। फिर 2 है कि ए का पांचवा, 2 का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। फिर यहाँ पर ऑप्शन 3 है कि ए का पांचवा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। चौथा है कि ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो देखिए यहाँ आपके 5 राज्य हैं और 5 भोजन के वो बनाए हुए हैं, तो कौन कहाँ पर मिलान होगा आप सभी बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको देखिए हांगकांग आपका कहाँ पर है। हांगकांग देखिए यहाँ पर पकाया हुआ क्या है, सांप खाया जाता है, ये हो गया। ए का पांचवा हो गया। तो आप यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन में ए का पांचवा कहाँ है, तो ए का पांचवा आप बहुत जगह देख चुके हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका कट गया, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। अब हम उसके बाद देखते हैं आपका बी का देखते हैं। तो बी आपका केरल में क्या होता है आपका, तो केरल आपका नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, बी का आपका 3 हो गया, ठीक है। सी का आपका कहाँ मिलाएंगे, सी का आपका 2 हो जाएगा। सी का कहाँ जाएगा, कश्मीर, सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है। अब बचा आपका कौन सा, डी। तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अब एक बार हम फिर से आपको मिला देते हैं कि ए का 5 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। यहाँ पर आप सभी मिला सकते हैं कि ए का आपका 5 हो गया और बी का 3 हो गया, ठीक है। सी का आपका कितना हो गया, 2 हो गया और डी का आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये 1 है आपका, 2 मत मिलाइएगा सभी। तो इस तरीके से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए देखते हैं 66 का देख लीजिएगा। नीचे दिए गए पक्षियों को कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये क्वेश्चन हमने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हुए आपको बताया भी था। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत भी करके आए थे जिन्होंने ये पेपर दिया था। ऑप्शन 1 है मैना, ऑप्शन 2 है उल्लू, ऑप्शन 3 है कौवा, ऑप्शन 4 है बसंत गौरी। आप सभी यहाँ पर उल्लू और मैना में आप बहुत गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ पर बताएंगे कि उत्तर क्या होगा 66 का।
तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा 66 होगा। 66 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका उल्लू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए गर्दन आगे पीछे तो आपकी मैना भी करती है, लेकिन जब झटके से पूछे तो उल्लू हमेशा क्या करता है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। ठीक, आगे चलिए देख लेते हैं। जब झटके से आ जाए तो वहाँ पर उल्लू रहेगा तो उल्लू को ही हम लगाएंगे। अब देखिए हाथियों के बारे में पूछा गया है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। ऑप्शन ए है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन बी है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऑप्शन सी है इन्हें पानी कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन 4 है कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें सही कथन है, तो आइए देख लेते हैं क्या नीचे भी ऑप्शन आपका दिया गया है। हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि क्या ऑप्शन 1 हम देख लेते हैं कि क्या ए बी डी सही है, क्या ए बी सी सही है, क्या बी सी डी सही है, क्या सी डी ए सही है। तो यहाँ पर हम आइए देख लेते हैं नीचे इस क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर हम पहले बता देना चाहते हैं आपको क्या होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन इधर उधर हो गया है तो आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो 67 का जो है वो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में हम देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 4 में आपका है सी डी ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आप सभी लगा लीजिएगा, सी डी ए। अब आइए सी डी ए में क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बी है, बी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, सी डी और ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो एक हाथी होता है वो एक दिन में लगभग 100 केजी से अधिक पत्तियां खाता है, न कि 200 केजी से अधिक खाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ए सी और डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में आप सभी देखिएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ऑप्शन बी है मनाली, मनाली आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन है ऑप्शन 1 है कि केवल सी, ऑप्शन 2 है कि ए और बी, ऑप्शन 3 है बी और सी, ऑप्शन 4 है ए और सी। तो उत्तर बताइएगा आप सभी क्या हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए और सी। ए में क्या आपका, देखिए राजस्थान के लोग क्या करते हैं, गांव में लोग मिट्टी के घर और जिनकी छतें क्या होती है, कटीली झाड़ियों की होती हैं, ये बात सही है आपका। और सी में क्या है आपका कि लेह पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे मंजिल की ज़रूरत का सामान जानवरों को रखते हैं। लेकिन ये जो आपका मनाली है, यहाँ पर जो घर है वो बांस के जो घर है वो आपके असम में बनाए जाते हैं, ना कि मनाली में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही गलत होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हमारा 68 के बाद 69। 69 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन 1 है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, 2 है कि आबू धाबी में, 3 है ऑस्ट्रेलिया में, 4 है राजस्थान के रेगिस्तानों में। तो 69 का जो उत्तर है क्या होगा आपका। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा ओक है, ओक एक पेड़ का नाम है जो कहाँ पर पाया जाता है आपका, आबू धाबी में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 70 है इसका भी जो ऑप्शन है यहाँ पर भी गलत है, तो इसको छोड़ दीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो इसको भी, ये ऑब्जेक्शन में ही था। फिर आते हैं हम 71 पर। 71 पर हम आते हैं। तो 71 पे क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ऑप्शन 1 है कर्णम मल्लेश्वरी, 2 है सुनीता विलियम्स, 3 है बछेंद्री पाल, 4 है सूर्यमणि। तो सही उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं
ये हमारी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आइए देखते हैं। 72 है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जोड़ों का है। तो अब आइए देखते हैं कौन सा समूह है, किस तरीके से। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 1 क्या है। ऑप्शन 1 है कि गाजर चुकंदर मूली। ऑप्शन 2 है चुकंदर आलू अदरक। ऑप्शन 3 है गाजर हल्दी अदरक। ऑप्शन 4 है शकरकंदी मूली हल्दी। तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा 72 का। तो देखिए 70 में जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है, गाजर चुकंदर और मूली। ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों आपके क्या है, तना है कि जड़ है, क्या है आप सभी बताइएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा। आगे है 73 में भी देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 73 में भी पूछा है, निफेंथिस के बारे में पूछा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन सी है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका उत्तर कौन सा होगा निफेंथिस के बारे में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन भी दिया आपको, हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप ऑप्शन भी पढ़ सकें। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 1 में क्या है कि ए बी सी, या ऑप्शन 2 में है कि केवल ए और बी। ऑप्शन 3 में है कि केवल ए और सी। ऑप्शन 4 में है केवल बी और डी। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आप सभी बताइएगा। ये चारों ऑप्शन पढ़िएगा, इसमें से 2 ऐसे हैं जो सही होंगे, तो वहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका देख लीजिएगा, 73 है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 73 का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से क्या होगा आपका कि ए बी और सी ये तीनों सही है। ठीक है, ये जो निफेंथिस होता है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत मेघालय में पाया जाता है। इसका जो आकार होता है वो घड़े जैसा होता है, इसका मुंह भी पत्ती से क्या होता है ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, अभी बात सही है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, ये नहीं है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है सुगंध होता है लेकिन ये आवाज़ नहीं निकालता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ए बी सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 74। अब क्वेश्चन छोटा आ गया है तो हम बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए 74 में पूछा है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 है गुजरात, 2 है आंध्र प्रदेश, 3 है कर्नाटक, 4 है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है जो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी उसको बताइएगा आप सभी। 74, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, आप सभी को पता है कि गुजरात। तो चलिए आइए देखते हैं 75 में क्या पूछा है। क्वेश्चन आपका है कि उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन 1 है डेंगू, 2 है मियादी बुखार, 3 है मलेरिया, 4 है चिकनगुनिया। तो इसमें से ऐसा कौन सा बुखार है जिसमें आपको कपकपी आता है, तो आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 75, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मलेरिया है, मलेरिया में आपको क्या होता है कपकपी आता है, ठंड लगती है, और जो मलेरिया का इलाज है वो सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से होता है। तो ये भी उत्तर देखिए आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है यहाँ पर, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया, एनसीएफ 2005 से। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है नहीं होना चाहिए, तो आंसर भी आपका नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमने आपको बार बार कहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 2 है
विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर हम देखते हुए चलते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर पहले हम आपको क्वेश्चन ही ऑप्शन दिखा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 ऑप्शन आपने देख लिया। तीसरा ऑप्शन क्या है, देखिए नहीं पूछा है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न करना। अब देखिए यहाँ पर खोजबीन से जुड़ी है तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला पढ़ लेते हैं। चौथा क्या है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों की प्रशिक्षित करना, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्या हमारा इसी में ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, जो एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं क्या है कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। जिज्ञासा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये भी पॉजिटिव हो गया हमारा। बचा एक ही हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1, तो हमारा 1 क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसमें निगेटिव कैसे है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। हम किसी भी बच्चे में एकदम सटीक चीज़ें हम उसको कौशल में विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 76 के बाद 77 भी देखिए ये आपका इस तरीके से है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल कहाँ पर है, वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, पहले ए पर जाते हैं, फिर क्या करते हैं, यक्स के ठीक पूर्व 600 मीटर जाते हैं। जो यक्स है उसके पूर्व में कहाँ जाते हैं, 600 किलोमीटर जाते हैं। ये आपको देखना है, आप अपने कॉपी पे ड्रा करते रहिएगा। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन 1 है दक्षिण पश्चिम, 2 है उत्तर पूर्व, 3 है उत्तर पश्चिम, 4 है दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए उत्तर में क्या है, बहुत कन्फ्यूजन था, ये भी ऑब्जेक्शन में है, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। अब हम आते हैं 77 पे, ठीक है, सॉरी 78 पर आते हैं कि चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं। तो 78 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, 78 का जो सही उत्तर हो गया, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है मेघालय, 2 है झारखंड, 3 है मिजोरम, 4 है मणिपुर। तो चिराव जो नृत्य होता है वो आपका मिजोरम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, तमिलनाडु से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन 3 है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन 4 है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तो इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आप सभी बताइएगा। देखिए जो तमिलनाडु के नज़दीकी हैं, तो तमिलनाडु के नज़दीक क्या आपका आंध्र प्रदेश है, केरल है और क्या है, कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हमारा 79 के बाद आपका आ गया 80 के क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षाओं 3, ठीक है, कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन 1 है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, 2 है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, 3 है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अब ऑप्शन 4 भी हम देख लेते हैं यहीं पर। तो ऑप्शन 4 है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर क्या होगा, आप सभी का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को भी हम पढ़ देते हैं। देखिए 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र जो है आपका पर्यावरण में, तो जो विषय क्षेत्र है पर्यावरण में, तो क्या है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को
और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़े होते हैं सीटेट में कि प्रॉब्लम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ऑप्शन 1 है 1 व 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन में जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन 2 है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 3 है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 है 1, 2 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81। तो चलिए 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखिए कभी कभी हम आपको कहते हैं जब चीज़ें न समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए, तो जहाँ पे आपको बड़ा ऑप्शन दिख जाए वही सीधा टिक कर दीजिएगा। 80% आपका चांसेस रहता है कि क्वेश्चन सही हो जाता है। आगे देखिए क्या है 82 में क्या पूछा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन 1 है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, 2 है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, 3 है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, 4 है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आपका 82। तो हम यहाँ पर आप सभी को हमेशा बताते हैं, इसमें से देखिए एक पॉजिटिव है। तो जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए शिक्षक केंद्रित कभी भी हमारा पर्यावरण नहीं होता है। कहीं भी अगर हम CDP में करेंगे तो भी चीज़ें शिक्षक केंद्रित कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, याद करके सीखना हमारा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम सूचना के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जो होता है हमारा हमेशा बाल केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है कि 83 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ऑप्शन 1 है हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन 2 है पर्यावरण और मित्र, ऑप्शन 3 है भोजन, ऑप्शन 4 है जानवर। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा 83। तो यहाँ पर जो 83 होगा उसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, जानवर। अब आइए देखते हैं अगला क्या है 84 क्वेश्चन है। 84 में क्या पूछा है आपका, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आप सभी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है कि केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना, ऑप्शन 2 है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन 3 है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों के देने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन 4 है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखी आयोजित करना। देखिए वांछनीय गतिविधि पूछा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए पूछा है। ठीक है, तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा 84। तो यहाँ पर आइए देखते हैं 84 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि जो पर्यावरण अध्ययन के जो 6 प्रकरण है वो रेखी आयोजन करना। ठीक है 84 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो देखिए शिक्षक के लिए पूछा है। ठीक है, अगर आपको बच्चे के लिए पूछता, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, एक मिनट आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो ये शिक्षक के लिए वांछनीय जो गतिविधि है वो क्या है आपका पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखी आयोजन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 के बाद आता है आपका 85। आइए 85 देख लेते हैं क्या आपका। देखिए 85 में पूछा है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है केवल सी, ऑप्शन 2 है ए, बी और सी, ऑप्शन 3 है केवल ए और सी, ऑप्शन 4 है ए, सी और डी। तो उत्तर दीजिए आप सभी, क्या होगा यहाँ पर? 85। तो ये हमें देख लेते हैं, जो 85 है, 85 का जो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा कि ए, बी और सी हमारा तीनों सही होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है आपको, इसको हम समझा देना चाहते हैं एक बार, कि बच्चों के ज्ञान के बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या होगा? तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना भी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। समुदाय का सदस्य भी महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी होंगी। लेकिन डी में क्या दिया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या की परिभाषा, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि हम व्याख्या की हमेशा परिभाषा ही करते फिरे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब 86 में हम देख लेते हैं क्या हमारा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों के जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। अब आइए हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है ए, बी और सी, ऑप्शन 2 है ए, केवल ए, ऑप्शन 3 है केवल ए और सी, ऑप्शन 4 है केवल बी। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी? 86। तो 86 में हम देख लेते हैं, जो 86 है, 86 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें से ए, बी और सी तीनों सही होंगे। ठीक है, आपके ए, बी और सी तीनों सही होंगे। कि यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जानवरों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने के लिए अगर हम प्रेरित कर रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना जरूरी है, अवलोकन रचना भी करना उनका जरूरी है, और सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना भी उनमें जरूरी है। इसलिए हमारे तीनों सरकारी ऑप्शन सही होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका 87 क्या कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है। किस तरीके से? प्रभावशाली तरीके से। ऑप्शन 1 है वृत्तांत, बी है कहानियां, सी है शिक्षकों द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो देखिए, हम इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रभावशाली है जिससे हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए उन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है कि ए, बी, सी, ऑप्शन 2 है ए, सी, डी, ऑप्शन 3 है केवल ए और बी, ऑप्शन 4 है केवल सी और डी। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या हो गया यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 87। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा सही उत्तर होगा। अगर हम देखिए, पहले हम आपको सही उत्तर बता देना चाहते हैं। 87 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ए, बी और सी। कभी भी हम बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो उनको वृत्तांत के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, कहानी के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं हम, और बच्चों द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, यहाँ पर नहीं, व्याख्या आ गया तो यहाँ पर गलत हो गया आपका। तो ए, बी और सी दोनों से मतलब तीनों आपके यहाँ पर सरकारी ऑप्शन हो गए, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर 88 पर आ जाते हैं। 88 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आइए देखते हैं। 88 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्योंकि देखिए, पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को शिल्पकला बता रहे हैं, चित्रकला को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें सीखने के लिए हम समूह में करते हैं। ठीक है, समूह में करके सीखने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बल देते हैं कि बच्चे समूह में करके सीखें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे। ऑप्शन 1 है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। क्या इस कारण से हम बच्चों को इसलिए सिखाते हैं, या अगला कारण देख लेते हैं क्या हमारा। अगला कारण कह रहा है बी में कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। डी कह रहा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है केवल सी और डी, ऑप्शन 2 है केवल ए, डी, ऑप्शन 3 है केवल बी और डी, ऑप्शन 4 है केवल बी और सी। तो उत्तर बताइए आप सभी, क्या होगा 88 का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ये देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है बिल्कुल सही होगा कि बी और सी। देखिए, जब बच्चा समूह में सीखेगा तो वो सहपाठी से सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा। सी में है
कि जब बच्चा समूह में सीखेगा तो कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया से बेहतर करता है चीज़ों को। ठीक, अब आगे देखते हैं हमारा 89 में क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। ठीक है, संसाधन के बारे में पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन को अगर हम सीख रहे हैं तो इसमें से ऐसा क्या है जो हमारे लिए एक संसाधन का कार्य करेगा। ऑप्शन 1 है परिवार के सदस्य, बी है समुदाय के सदस्य, सी है समाचार पत्र, डी है कक्षा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 1 है कि केवल ए और बी, ऑप्शन 2 है कि केवल डी, ऑप्शन 3 है केवल सी और डी, ऑप्शन 4 है केवल ए, बी और सी। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर 89। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो 89 है, 89 का भी हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ए, बी और सी। ए परिवार के सदस्य भी हमारा एक संसाधन ही है हमें पर्यावरण सिखाने में, समुदाय के सदस्य भी संसाधन ही है। ठीक है, और कक्षा भी हमारा संसाधन ही है, सॉरी समाचार पत्र भी हमारा संसाधन ही है, कक्षा हमारा संसाधन नहीं है। कक्षा में जो सदस्य होंगे वो हमारे संसाधन होंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 90 आ गया कि निम्नलिखित में सीखने में कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ऑप्शन 1 है ज्ञात से अज्ञात, 2 है वैश्विक से स्थानीय, 3 है अमूर्त से मूर्त, 4 है अज्ञात से ज्ञात। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो आपका 4 होगा वो सही होगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपका 61 से स्टार्ट हो गया है, तो हमने 90 तक करा दिया है। ठीक है, आप यहाँ से 91 डाल लीजिएगा, अगर 91 डालना है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप वहाँ पर 90 तक कर लिए तो यहाँ से भी आप 61 डाल के आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको वहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन करा दिया है, तो यहाँ पर 31 से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि ईवीएस के मानचित्रण कौशल, ऑप्शन 1 है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, 2 है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, 3 है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, 4 है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा कि क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही उत्तर होगा, चलिए आई होप आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा, तो हम बता देते हैं आपको कि ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा वही बिल्कुल सही उत्तर होगा। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। जो हमारा ईवीएस का जो मानचित्रण होता है, मानचित्रण मतलब अगर हमने आपको फिगर बना दिया, ठीक है, अगर हमने फिगर में कुछ आपको दे दिया तो आप पूर्व के ज्ञान से बता सकते हैं कि फिगर में क्या बना है। मान लीजिए यहाँ पर हमने गाय बना दिया या कुछ भी बना दिया, तो पूर्व के ज्ञान से आप इसे बता सकते हैं, और गणना के कौशल को यह विकसित करता है हमारे। ठीक है, जो हमारा पूर्व का अनुमान होता है, हमारा गणना होता है, उसी को ये क्या करता है, हमारा मानचित्रण विकसित करता है उसे। आगे देखते हैं 61 के बाद 62 में क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए यही सीटेट में है कि एक बार क्वेश्चन को बड़ा करना पड़ रहा है, एक बार छोटा करना पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पूछ रहा है, एक सेकेंड, 62 कह रहा है कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। जैसे कक्षा में अब बच्चे पढ़ रहे हैं और आपने उन्हें गृह कार्य दिया या कोई भी कार्य दिया है, कक्षा का कार्य दिया है, तो वो कर नहीं रहे हैं, तो इस मुद्दे पे आप इसे हल कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन 1 है कि माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें, 2 है कि उन्हें वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, 3 है कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, आप देख सकते हैं कि किसी दूसरे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में क्या करें, मदद करें। तो उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा। हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन और आपको ऑप्शन दोनों दिखे, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 62 का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, कि उसकी कठिनाई का पहले हम पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को क्या करेंगे, समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। किसी भी बच्चे को हम डायरेक्ट उसके घर पे नहीं पहुंच जाएंगे या इस तरीके से नहीं, पहले हम उसके कारण का पता लगाएंगे, किस कारण से यह कार्य को नहीं कर रहा है, फिर हम कोई एक्शन लेंगे वहाँ पर। ठीक है,
63। अब देखिए और भी बड़ा क्वेश्चन मिल गया आपको। चलिए 63 में पूछ रहा है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ठीक है, विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 है कि वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। 2 है इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। 3 है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। 4 है कि यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी? क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 63 होगा, आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा, तो हम बता देना चाहते हैं जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा कि वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों को प्रतिबंधित लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील क्या करती है, बनाना चाहती है, उसका यही उद्देश्य है। आगे देखते हैं 63 क्वेश्चन के बाद 64 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखिए 64 आपका क्वेश्चन और भी बड़ा है, तो इस तरीके से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अल-बेरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन 1 है कि इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। 2 है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन 3 है कि यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन 4 है यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन 1 में है कि केवल 1 और 4, 2 में है केवल 1, 3 और 3 में है 1, 2, 3 और 4 में है 1, 3, 4। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा सही यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 64। तो हम देख लेते हैं 64 का जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 3 में क्या है 1, 2, 3, ठीक है, पहला भी सही होगा आपका, दूसरा भी सही होगा और तीसरा भी सही होगा, चौथा आपका गलत होगा। अगला हम देखते हैं क्या है 64 के बाद 65 आ जाता है। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन छोटा है। चलिए क्वेश्चन है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या में परिचय देने में। 2 है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। 3 है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। 4 है कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अब उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर क्या होगा आप सभी दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65 जो है 65 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको लगा देते हैं ए कि जो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति है वो शिक्षार्थी की केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या को परिचय देने में है। आगे देखते हैं 66 का क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन 1 है समानता के प्रति सरोकार, 2 है अवधारणा मानचित्रण, 3 है सहयोग, 4 है न्याय के प्रति सरोकार। नहीं है ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत गलती करते हैं आप सभी। 66 आई होप आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं 66 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि अवधारणा मानचित्रण। आगे देखते हैं 67 में पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, 2 है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला देखते हैं ऑप्शन 3 है कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन 4 है ध्यान खींचने के लिए। तो उत्तर सही दीजिएगा क्या होगा आपका। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान खींचने के लिए हम कभी नहीं करेंगे, अनुशासन बनाए रखने के लिए भी हम नहीं करेंगे। तो आगे हम देखते हैं 2 ऑप्शन में हमारा क्या है कि नियम के पालन को बढ़ावा देने के लिए भी हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या बचा हमारा 2 बचा। तो जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर जिज्ञासा हमारा क्या है पॉजिटिव वर्ड है, तो इससे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अब आइए देखते हैं 68 में क्या कह रहा है क्वेश्चन।
68 में कह रहा है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन 1 है उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। 2 है कि नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। 3 है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। 4 है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो 68 का उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी? तो चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं जो 68 है उसका जो उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नजदीक के स्थल के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन है 69। देखिए 69 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को EBS में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन 1 है कि ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। 2 है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। 3 है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। 4 है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो 69 का उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा? तो चलिए आप सभी उत्तर दे चुके होंगे तो हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 70 क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए में कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? ऑप्शन 1 है मिजोरम, 2 है झारखंड, 3 है असम, 4 है उड़ीसा। तो देखिए एक ऐसा यहाँ पर इन राज्य में से एक ऐसा राज्य है जहाँ जंगल को हम तोरांग कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा झारखंड। झारखंड में हम जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछ रहा है आपका कि आपका घर यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि भी आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 किलोमीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 है कि 100 मीटर ठीक पश्चिम में, 2 है 125 मीटर ठीक उत्तर में, 3 है 125 मीटर ठीक दक्षिण में, 4 है 100 मीटर ठीक पूर्व में। तो 71 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको लगाने वाला है यहाँ पर, और इसमें मैं इतना आपको बता नहीं पाऊंगी फटाफट से क्योंकि ये टाइम लेता है ये सवाल आपका। तो ये मैं अलग से वीडियो जब बनाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको दे सकती हूँ। आगे देखिए 72 में क्या है आपका? 72 है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। क्वेश्चन सीधा सीधा देखिए नहीं पूछ रहा है, बस आपका क्वेश्चन जान जाइए क्या है कि मिर्ची कहाँ से आई थी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन 1 है दक्षिण अमेरिका से, 2 है दक्षिण अफ्रीका से, 3 है अफगानिस्तान से, 4 है इंग्लैंड से। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी? 70 आपका क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि दक्षिण अमेरिका से आई थी जो मिर्ची हमारी थी। आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन 73 में क्या है कि कोई लड़का नागर कोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि यह इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ऑप्शन 1 है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 है 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 है 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 है 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 73 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। अगला है 74 में क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन 1 है
छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन 2 है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन 3 है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन 4 है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उत्तर दीजिएगा 74 का। तो यहाँ पर देखिए जो 74 है, 74 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सही नहीं है पूछा है तो इसका ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, केवल। केवल ऐसे हमारा पॉजिटिव वर्ड आ गया तो गलत हो जाएगा। छत्ते में केवल नर मक्खियाँ होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नर और मादा दोनों होते हैं। आगे हम देखते हैं 75 में पूछा गया है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन 1 है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, 2 है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3 है मोहनदास करमचंद गांधी, 4 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उत्तर बताइएगा 75 का। तो यहाँ पर देख लीजिए 75 का जो सही उत्तर होगा, संविधान का जो आपका नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आइए देखते हैं अगला 76 में क्या पूछा है। 76 में है कि पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है पौधों को सहारा देना, 2 है ह्यूमस प्रदान करना, 3 है भोजन संचित भंडारण करना, 4 है जल और खनिजों को अवशोषित करना। तो इनमें से जड़ों के कार्य हैं, इसमें जड़ों के कार्य क्या है। ऑप्शन 1 है कि 2 3 4, ऑप्शन 2 है 1 3 4, ऑप्शन 3 है केवल 1 और 2, ऑप्शन 4 है केवल 3 और 4। तो इनमें से जड़ों के कार्य पूछा है, तो जड़ के कार्य क्या क्या करते हैं ये आपको बताना है। तो 76 का जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 1 3 और 4। ठीक है, 1 3 और 4 ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं, जो जड़ होते हैं आपके पौधों को सहारा देते हैं, भोजन का भंडारण करते हैं, और जबकि जल और खनिज होते हैं उसको अवशोषित करते हैं। 77 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। नहीं पूछा है, इसका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन 1 है मणिपुर, 2 है चंडीगढ़, 3 है लद्दाख, 4 है जम्मू और कश्मीर। तो आप सभी को पता है कि हमारा संघ शासित प्रदेश में क्या क्या आता है। तो 77 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्शन में ही क्वेश्चन है। 77, एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। तो यहाँ देखिए आपका ये भी ऑब्जेक्शन में ही है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी जो हैं वो केंद्र शासित ही हैं। तो आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ऑप्शन 1 है गुजरात और तमिलनाडु, 2 है बिहार और बॉम्बे हाई, 3 है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, 4 है असम और उड़ीसा। कच्चे तेल मतलब जो पेट्रोलियम के उत्पादक है कौन से आपके राज्य हैं इनमें से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गुजरात और हमारा तमिलनाडु जो है ये सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। 79 में पूछा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। ऑप्शन 1 है कौवा चील बुलबुल, 2 है बाज चील गिद्ध, 3 है फाख्ता कौवा मोर, 4 है बाज कबूतर तोता। तो सही उत्तर बताइएगा क्या होगा आपका 79। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बाज चील और गिद्ध होते हैं ये हमसे कई गुना अधिक दूरी पर, 4 गुनी अधिक दूरी पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन पोचमपल्ली से पूछा गया है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। ऑप्शन 1 है तेलंगाना, 2 है तमिलनाडु, 3 है कर्नाटक, 4 है केरल। क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर बताएगा। तो इसका सभी उत्तर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि ये तेलंगाना में है। 81 क्या पूछा है। 81 पूछा है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन 1 है आंवला बंद गोभी टमाटर, 2 है बंद गोभी आंवला पालक, 3 है गुड़ आंवला टमाटर, 4 है आंवला पालक
और गुड़। प्रचुर मात्रा में क्या पूछा है, लौह तत्व पूछा है। तो लौह तत्व आपका किस में पाया जाता है, तो आइए देख लेते हैं। 81 का आपका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही होगा। आंवला हो गया, पालक हो गया और गुड़ हो गया, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 82 कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन 1 है जॉर्ज मेस्ट्रल, 2 है चार्ल्स डार्विन, 3 है डॉक्टर SS स्वामीनाथन, 4 है ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोगों अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है कि जहाँ पर बांस के घर बनते हैं और 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, तो कहाँ पर बनते हैं। ऑप्शन 1 है असम, 2 है उड़ीसा, 3 है राजस्थान, 4 है लद्दाख। अभी हमने आपको जस्ट बताया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। असम में बनता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए यहाँ पर लोग ऊंचाई पर घरों को बनाते हैं और वे बांस से बनाते हैं हमेशा। 84 है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर कहाँ की आपकी राजधानी है, गुजरात की है। और पटना कहाँ की है, बिहार की राजधानी है। की दिशाएं क्रमशः है। ऑप्शन 1 है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, 2 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, 3 है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, 4 है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा उत्तर होगा 84 का जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो बिल्कुल सही होगा कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में। ये मिला लीजिएगा आप सभी। आगे देखते हैं 85 पे है कि आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे। ऑप्शन 1 है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, 2 है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, 3 है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, 4 है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो 85 का क्या होगा आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय का क्षेत्रों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। 86 देख लेते हैं। 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा NCERT 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ऑप्शन 1 है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, 2 है चीजें कैसे काम करती हैं, 3 है पदार्थ, 4 है प्राकृतिक संसाधन। 86 तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आप सभी को पता है कि जो 6 थीम थी हमारी उसमें से चीजें जो हम कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं ये था। आगे देखते हैं 87 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। नहीं का उत्तर नहीं का ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 है कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना, 2 है निर्णय वाले कथनों को लिखना, 3 है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, 4 है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। अब ऑप्शन 1 है 1 2 3, 2 है 1 3 4, 3 है 1 2, 4 है 3 और 4। ठीक है, 87 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा 87 है, 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 1 3 और 4। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। निर्णय वाले कथनों को लिखना ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 88 में क्या पूछा है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता में रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है केवल लड़कियों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर रूढ़िवादिता हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है कि एक छात्र की मां
थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए, ऑप्शन 2 है कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। 3 है कि रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। 4 है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर होगा 88 का आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर रूढ़िवादिता कैसे नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि एक आदमी ही क्या करता है, ऑटो चलाता है, एक औरत ऑटो नहीं चलाती। तो हम किसी ऐसे छात्र के माँ को लेके आएंगे जो ऑटो चलाती होंगी, उनको आमंत्रित करेंगे और लोगों को बताएंगे कि महिलाएं भी ऑटो चला सकती हैं। तो ठीक है, अगला देखिए 89 क्या है। 89 क्वेश्चन है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, ऑप्शन 1 है अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। 2 है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। 3 है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी निम्नलिखित आरेख बना सकता है। 4 है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा 89। तो 89 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा कि अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। अब हम देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन 1 है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। 2 है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। 3 है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। 4 है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। तो यहाँ पर उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो देखिए जो उत्तर होगा आप सभी दीजिएगा यहाँ पर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और थोड़ी तबीयत नहीं सही होने की वजह से हम ज़्यादा क्लासेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं सोची थी आपको 1.5 घंटे का क्लासेस करा देंगे या उससे कम में हम आपको 100 क्वेश्चन दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 1 घंटे में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप सभी हमें कमेंट करिएगा, हम आगे की भी क्लासेस आपको देते रहेंगे। और अगर कल हो सकेगा, कल हो सकेगा तो हम आपको 100 क्वेश्चंस की क्लासेस देंगे। हो सकेगा हम किसी दूसरे सब्जेक्ट भी हम आपको मैराथन ला सकते हैं। सीडीपी का हमने कराया है, ईवीएस का कराया है और ये लगातार 10 दिन तक ऐसे चलते रहेंगे। आप सभी सिर्फ इतना मैराथन देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से देख लेंगे तो शायद आप एक अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक ज़रूर पहुंचे। और जो पुराने बच्चे हैं प्लीज़ आप सभी शेयर किया करिए और प्लीज़ आप सभी कमेंट करिया करिए। वीडियो आप सभी फुल देखते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है और ना कोई लाइक करता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं अगर मैं इतना आपके लिए कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं अपन 90 का जो क्वेश्चन होगा इसको भी बता देते हैं हम। अब इसको क्या ही छोड़िए आपके लिए। चलिए 90 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा कि बच्चे सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।